हेलो, वेलकम एवरीवन। हम पार्ट 4 लेक्चर में आए हैं। प्रीवियस पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और उसके पहले रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसका ही पार्ट है, हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन है assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे आएगा? 8 मार्क्स के लिए, से प्रीवियस सिलेबस में 8 मार्क्स के लिए था, तो ऐसे क्वेश्चन होगा स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आल्सो एक्सप्लेन इट्स assumptions। तो ये assumptions के टोटल 8 पॉइंट्स हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत इजी मैनर्स में दिए हैं, तो देखिए ध्यान से। फॉलोइंग आर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। assumptions मीन्स कंडीशंस। ये सारे कंडीशंस को लेने के बाद ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन हो पाएगा। देखिए, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल को एक्सप्लेन करने से पहले ये बातें एज्यूम्ड कर ली हैं। ये बात जैसे हम कहते हैं ना, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या अदर थिंग्स बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ये बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट क्या यही है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इफ all these are changes, then the law of diminishing marginal utility does not hold true. So अगर law of diminishing marginal utility को सही साबित करना है according to डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, तो ये कंडीशंस 100% रिक्वायर्ड है। जैसे पहला कंडीशन है रेशनलिटी। ये रेशनलिटी मीन्स रेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। Consumer always try to get maximum satisfaction. His main aim is to get maximum satisfaction after consumption of a commodity. Whatever be given stock of commodity consumed by the consumer, his main aim is to get maximum satisfaction. That is called as rational behavior. अगर वो मान लिया जाए irrational काम करेगा, जैसे हम ड्रंकर्ड की बात करें, वो सेटिस्फाइड होने की कोशिश नहीं करता है। एक पैग लिया मस्त, 2 पैग लिया पैर हिलेंगे, तीसरा लिया और नाचेगा, चौथे में नाले में जाके गिरेगा। वो इरेशनल बिहेवियर है, वो सेटिस्फाइड होने की कोशिश नहीं करता है। तो बेटा ध्यान रखिए आप सब, रेशनलिटी मस्ट बी एज्यूम्ड। तो कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी रेशनल। उसका बिहेवियर रेशनल होना चाहिए, उसका बर्ताव रेशनल होना चाहिए। और रेशनल बिहेवियर मतलब कंज्यूमर अपने आप को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। It means that his behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर पर एप्लीकेबल होगा, नहीं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश ही नहीं होगी। पिए जा रहा है, कहां डिमिनिश हो रही है। इसके बाद कार्डिनल मेजरमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, देयरफॉर इट इज एज्यूम्ड दैट। भाई यूटिलिटी को जब तक हम नंबर्स में व्यक्त नहीं करेंगे, जब तक उसे काउंटेबल नहीं बनाएंगे, तब तक हम तो थेरी रह जाएगा। वो कुछ प्रैक्टिकल में हम पढ़ नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको करो बनेगा ही नहीं फिर उसका। तो इसलिए क्या बोल रहा है, द लॉ एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। जो यूटिलिटी है उसको न्यूमेरिकल नंबर्स में, संख्या में हम उसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा एज्यूम किया गया है। वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। वन हैज टू एक्सप्रेस हिज सेटिस्फेक्शन लाइक दैट। हाँ भाई, इतनी संतुष्टि मिली, आई एम पूरी तरह से मैं सेटिस्फाइड हूं। इस तरह लोग व्यक्त करते हैं ना। कोई बोलता है क्या, मुझे हाँ यार अभी मैंने खाया, मुझे 10 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, और थोड़ा खाया 8 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। ऐसा कोई बोलता नहीं है, इसलिए इसको एज्यूम्ड किया गया और इसके बिना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सही साबित नहीं होगा। तो इट इज एज्यूम्ड दैट द लॉ यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशन आर इजिली पॉसिबल। अगर उसे हम नहीं एज्यूम करेंगे ना, तो जो हमने टेबल बनाया, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल बनाया, वो पॉसिबल हो पाएगा क्या? मैथमेटिकल है ना एक तरह से, उसमें फैक्ट एंड फिगर्स दिख रहे हैं ना आपको। तो इजिली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी।
हम यूटिलिटी को मेजर कर पाएंगे ऐसा एज्यूम करने के बाद हम दिखा रहे हैं ना कि जैसे जैसे स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होता है वैसे वैसे मार्जिनल डिमिनिश होती है। एज द स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज या एज द स्टॉक ऑफ कंजप्शन इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस आफ्टर ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। तो ये पॉसिबल तभी होगा बेटा। तो ये कार्डिनल मेजरमेंट धारणा है। फॉर द होमोजेनिटी मीन्स व्हाट? Whatever be commodity are given for consumption purpose, they must be homogeneous. That means identical in respect of taste, size, color, shape. सब कुछ उसका इक्वल होना चाहिए। देखो कैसे, all units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical. That is in size, shape, color, taste. जो भी कमोडिटी दी हुई है कंज्यूम करने के लिए उसकी साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसका टेस्ट सब कुछ इक्वल होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आप मान लिया जाए मैंगोस कंज्यूम कर रहे हैं, पहला यूनिट लिए, शेप, साइज, कलर सब इक्वल होना चाहिए। ऐसा एजम्पशन, ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एज्यूम किया गया है। तो ही हमें मालूम पड़ेगा ना कि नहीं तो पता चला कि पहला खट्टा है दूसरा बहुत मीठा है, पहले में यूटिलिटी बहुत कम मिली, दूसरे में अचानक बढ़ गई यूटिलिटी, फिर किधर लॉस ही रह जाएगा। लॉ क्या बोलता है कि हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया, ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस कमोडिटी में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है? डिमिनिश होती जाती है। हम एक बार पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं क्या? नहीं करते। इवन दो दैट कमोडिटी आर अवेलेबल फ्रीली वी कैन नॉट कंज्यूम इट। कंजप्शन का रूल है ये। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया। नेक्स्ट वन, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब यहां पे क्या है? इट इज अज्यूम दैट whatever be stock of commodity are given for consumption purpose that must be consumed quickly, that is one after another, successively consume करना है। there is no time gap between two unit of commodity। नहीं तो पता चला एक पहले खाया सुबह फिर दोपहर में खा रहा है, अरे सुबह की भूख सुबह थी, बाद में दोपहर में खाएगा उतनी यूटिलिटी रहेगी, शाम को खाया तो उतनी यूटिलिटी रहेगी, तो यूटिलिटी फिर तो कभी जिंदगी में डिमिनिश नहीं होगी। इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को सही ढंग से अगर पढ़ना है तो ये एज्यूम करना होगा कंटिन्यूटी। ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। यहां पे लैप्स ऑफ टाइम मतलब विदाउट एनी टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट वन, रिजनेबिलिटी। रिजनेबिलिटी का मतलब यहां पर है कि जो साइज होगी कमोडिटी की वो रिजनेबल होगी। जैसे मैं कह रहा हूं, अगर आप पा लिया जाए आप बहुत भूखे और मैं आपको ग्रैप्स दे रहा हूं खाने के लिए, अंगूर, सब टेस्ट, कलर, शेप, साइज सब इक्वल है और मैंने दे दिया, आपको एक अंगूर दूंगा, पता चलेगा उस भूखे हो तो? 8-10 अंगूर खा लोगे पता नहीं चलेगा, हो गया क्या? नहीं। तो ऐसे कमोडिटी कंज्यूम करनी है जो रिजनेबल साइज में हो। यहां पे रिजनेबिलिटी का मतलब क्या है? ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ रिजनेबल साइज, दे आर नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। बहुत छोटी कमोडिटी पर भी यह लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। भूख लगी, मैं अंगूर दे रहा हूं खाने के लिए, 10 दाने खा ले बेटा और बता मुझे तुझे कितनी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी कितनी डिमिनिश हो रही है, पता ही नहीं चले। बहुत प्यासे हो तक चम्मच से पानी भी, 1 चम्मच 2 चम्मच, कहां पता चलेगा? जाहिर सी बात है, रिजनेबल साइज होगा ग्लास ऑफ वाटर। आप एक ग्लास, बहुत प्यासे हो, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, हाँ पहला ग्लास पिया, दूसरा और सेटिस्फेक्शन, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी आपकी वाटर में। तो वो रिजनेबल साइज की बात कर रहे हैं यहां पर। इसके बाद कॉन्स्टेंसी। यहां पे कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या है कि कुछ चीजें, जैसे हम अगर लॉ एप्लीकेबल कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो कुछ और फैक्टर्स हैं जिनमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। समझ ले, इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी व्यक्ति की इनकम अगर चेंज हो गई सडनली तो बोलेगा मैं ये क्यों खाऊं, मैं और महंगी चीज भी खा सकता हूं, फिर तुम मैं ये नहीं खा के दूसरी चीज खाऊंगा, फिर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सारी चीजें, जैसे देखो ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए। भाई इनकम चेंज हो गई तो कमोडिटी खाना छोड़कर दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करने लगेगा। उसका टेस्ट चेंज हो गया तो जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था ऑलरेडी उसको स्टॉप कर देगा। टेस्ट चेंज होने के कारण दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करेगा सेटिस्फाइड होने के लिए। तो हैबिट चेंज हो गई तो हैबिट की वजह से दूसरा कंजप्शन वो करेगा ही करेगा हैबिट की वजह से। तो बहुत सारी चीजें, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सब कंज्यूमर का क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो एज्यूम टू बी कांस्टेंट। मनी की भी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगले दो पॉइंट हैं, हम आगे इसको इरेज करके देखते हैं। तो हमारा अगला एजम्पशन वाला पॉइंट क्या है? डिविजिबिलिटी। Whatever we stock of commodity are given for consumption purpose, it is assumed to be divisible. मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इनडिविजिबल गुड्स पर अप्लीकेबल नहीं होता है। इनडिविजिबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस। मतलब ऐसे बहुत सारे बल्कि गुड्स है, हैवी गुड्स है, जो अगर हम देखें तो अगर हम कट कर दें छोटे छोटे पीसेस में, तो उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। जिससे बल्कि और हैवी गुड्स पे जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे काऊ है, अब उसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? जैसे डिवाइड करेंगे उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। हम यहां ये बताना चाहते हैं कि कमोडिटी डिविजिबल होगी तो ही उस पर एप्लीकेबल होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इनडिविजिबल कमोडिटी पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पहली बात, द लॉ एज्यूम्स दैट कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल। जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, वो कमोडिटी क्या होनी चाहिए? डिविजिबल होनी चाहिए। दैट मीन्स उसे टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता हो, पहली बात। सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ताकि उसे हम क्या प्राप्त कर सके? स्मॉल क्वांटिटी में प्राप्त कर सके और उसे कंज्यूम कर सके। अब जैसे मैं बोलता कि अगर वाटरमेलन है, एक बड़ा बड़ा साइज का, खाएगा कोई क्या? डिवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो रिजनेबल साइज नहीं हुई कि हम कितने लाख कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अरे 1 यूनिट पे पेट भर जाएगा, कट करके भी खाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सिंगल वांट। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट, दैट इज अ सिंगल वांट टेकन एट अ टाइम मस्ट बी फुल्ली सैटिएबल। That means single one taken at a time must be fully satisfied. यानी कि उस एक कम्युनिटी से कंज्यूमर क्या करे कि अलग अलग तरह की वांट को सेटिस्फाई करने लगे, फिर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होने की बजाय इंक्रीज होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो याद रखो, कोई भी एक कम्युनिटी होगी तो उसका जो वांट होगा वो सिंगल वांट की सेटिस्फाई करेगी वो कम्युनिटी। अगर वेरियस वांट्स को कम्युनिटी सेटिस्फाई करने लगी, कंज्यूमर एक है, उसकी वांट्स वेरियस है, अगर एक ही कम्युनिटी से वेरियस वांट को सेटिस्फाई किया जाने लगेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिमिनिश नहीं होगी। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें जरा, उसकी वेरियस मल्टीपर्पज यूज होता है ना उसको लेकर के हम अगर एक सिंगल वांट नहीं कर सेटिस्फाइड कभी करते, इसलिए यूटिलिटी जो रहती है इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा बरकरार रहती है। A given commodity can satisfy a single want of a person. The law assumes an experience of single want. Law single want पे ही applicable होता है, इसका मतलब है यहां पे law assumes an experience of single want मतलब सिंगल वांट मतलब कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी एप्लीकेबल होगा जब सिंगल वांट को सेटिस्फाई किया जाएगा एक सिंगल कम्युनिटी से, विच इज कंप्लीटली सेटिएबल। सेटिएबल मतलब सेटिस्फाइड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक वांट को कंप्लीटली सेटिस्फाइड करना है दिए गए निश्चित समय के अंदर। मैं भूखा हूं तो मैं दिए गए निश्चित समय में 10 मिनट में खाना खा के सेटिस्फाइड हो जाऊंगा ना, या मैं कोई कम्युनिटी कंज्यूम करके सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तो सिंगल वांट उस कम्युनिटी से क्या करना होगा? सेटिस्फाई करना होगा, ऐसा एज्यूम कर लिया गया है। तो दीज आर द बेस्ट पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स। सो रिमेंबर, इससे सब लोग करो अच्छी तरह से। हम अब आते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सेप्शंस, exactly exception means what? The cases which are not applicable to the law of diminishing marginal utility is called as exceptional cases to the law of diminishing marginal utility. जैसे हॉबीज, किसी की हॉबीज होती है कुछ कलेक्शन करने की, जैसे रेयर पिक्चर्स है, रेयर कॉइन्स है, एंटिक पिक्चर्स है। तो जितना ये रेयर पिक्चर्स और रेयर कॉइन्स ये कलेक्ट करेंगे, ये हॉबीज में आता है। स्टैम्प पेपर्स कलेक्ट करने का
होता है, तो जिसकी ये हॉबीज होती है, उस केस में जितना ये रेयर कॉइन्स कलेक्ट करेंगे, एंटिक पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे, उतनी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी। इसलिए ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर फिट नहीं बैठता है। कौन? हॉबीज का केस। जैसे देखिए, इन केस ऑफ हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प होता है ना, स्टैम्प कलेक्शन, इवन स्टैम्प वगैरह का, कॉइन कलेक्शन एक्सेट्रा, every additional unit gives more and more satisfaction. सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है। सेटिस्फेक्शन कम होना मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी वो डिमिनिश होना होता है, लेकिन यहां भी जब सेटिस्फेक्शन कम ही नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं कम होने के कारण जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशन नहीं होती है। टू कंज्यूमर मतलब मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। सो द लॉ डज नॉट अप्लाई, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हॉबीज के केस में अप्लाई नहीं होता है। बट दिस इज नॉट अ जेन्युइन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज द होमोजेनिटी कंडीशन इज वायलेटेड। ऐसी बात है, होमोजेनिटी कंडीशन यहां पे वायलेट होती है। अगर मैं रेयर पिक्चर में अगर एक ही टाइप की पिक्चर कलेक्ट कर रहा हूं, कॉइन्स एक ही टाइप का कलेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पे होमोजेनिटी की बात क्या होती है? वायलेट हो जाती है। तो हॉबीज के केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट, माइजर्स, कंजूस व्यक्तियों पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। जितना उनकी जो रियल इनकम यानी कि जो एडिशनल रुपीज है, मनी उनकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनकी यूटिलिटी और भी बढ़ती जाएगी, मनी के अंदर यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। तो कंजूस व्यक्ति पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। देखिए कैसे, इन द केस ऑफ अ माइजर, एक कंजूस व्यक्ति के केस में, एवरी एडिशनल रुपी गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। प्रत्येक रुपया उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने का मतलब यहां पर है कि उसकी यूटिलिटी उस रुपए में कम नहीं होगी, जितना रुपया मिलेगा उसकी यूटिलिटी और बढ़ेगी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी उसको बढ़कर मिलेगी। ईच एंड एवरी एडिशनल रुपी गिव हिम मोर एंड मोर मार्जिनल यूटिलिटी, दैट मीन्स सेटिस्फेक्शन कम होने की बजाय सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। Marginal utility of money tends to increase with an increase in his stock of money. जैसे जैसे उसका स्टॉक ऑफ मनी बढ़ता जाएगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, डिमिनिश नहीं होगी। However, this situation ignores the assumptions of rationality. देखा जाए तो कंजूस व्यक्ति जो होता है वो रेशनल बिहेवियर नहीं करता है, इरेशनल बिहेवियर करता है वो। तो ध्यान देना। नेक्स्ट वन, एडिक्शन। एडिक्शन बहुत सारी चीजों का आता है। हम ड्रंकर्ड के केस में ले लेते हैं। ड्रंकर्ड व्यक्ति के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? एक्चुअली में ड्रंकर्ड व्यक्ति जो होता है ना, वो इरेशनल बिहेवियर करता है, और इसीलिए उसके ऊपर क्या होता है? लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ईच एंड एवरी एडिशनल पेग ऑफ अल्कोहल और लिक्विड गिव हिम more and more satisfaction, and that's why the law of diminishing marginal utility does not applicable on drunkards. ड्रंकर्ड होना एक प्रकार का एडिक्शन है, लत है, लत जिसको हम कहते हैं लत लग जाना। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी अप्लाइड टू ड्रंकर्ड्स। क्यों नहीं अप्लाई है भाई? ड्रंकर्ड पर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। तो क्यों नहीं एप्लीकेबल है? बिकॉज दिस इज बिकॉज दे गेट मोर एंड मोर यूटिलिटी। खूब उनको यूटिलिटी मिलती रहती है फ्रॉम एवरी एडिशनल पेग ऑफ लिक्विड। वो एक पैक, दूसरा पैक, तीसरा पैक, चौथा पैक, जितना मारे उनको बस संतुष्टि मिलती जाती है। उनको कोई बोले कि भाई कम हुई मार्जिनल यूटिलिटी, अरे भाई जितना हो दे दो, सो जाएंगे, होश होश गवा देंगे, लेकिन उनकी यूटिलिटी कभी कम नहीं होगी। मैंने तो सुना है कुछ दिन रात में भी पीते तो सुबह उठ के भी पीते। ये तो एडिक्शन का केस बहुत खराब है। तो एक तरह देखा जाए तो ये भी इरेशनल बिहेवियर है। नेक्स्ट, पावर। भाई पावर तो बहुत खतरनाक है। पॉलिटिशियंस देखो, पावर के चक्कर में, इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालने के चक्कर में, तो जो पावर एक्वायर करना चाहते हैं उन पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। कैसे? दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज
when a person acquire power, his lust for power increases. उसकी जो पावर के लिए लस्ट है वो बढ़ती जाती है, मैं और पावरफुल हो जाऊं, मैं और पावरफुल हो जाऊं. He desires to have more and more of it. वो और अधिक पावरफुल बनना चाहता है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनना चाहता है. पावरफुल पर्सन मतलब क्या होता है? आप देखते हैं ना पावरफुल लोग कैसे होते हैं, और पावरफुल बनना चाहते हैं. कोई पहले कॉर्पोरेटर बनता है तो सोचता है कि मैं क्या बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, फिर सोचता है कि मैं एमपी बन जाऊं, अब एमपी के बाद सोचे कि मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊं और फिर राष्ट्रपति भी बन जाऊं. यह है पावर. तो पावर के केस में भी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो एप्लीकेबल नहीं होता है. पावरफुल व्यक्ति और पावरफुल बनना चाहता है, तो हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस. ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट. बहुत ज्यादा पावर उसे चाहिए होता है. However, this again violates the rationality assumptions. हमने assume किया हुआ है रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए. रेशनलिटी assumption को वायलेट करता है. कितना पावरफुल बनोगे, क्या कर लोगे पावरफुल बनके. तो ये रेशनलिटी कंडीशन को भी ये क्या करता है, वायलेट करता है, तोड़ता है. फिर भी आगे और भी है हमारे पास, देखते हैं हमें जरा स्टार्ट. सो अगले एक्सेप्शनल केसेस क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के. हमने अब तक देखे थे 4 केसेस. नेक्स्ट केस है मनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. देखो, मनी की डिमिनिशिंग यूटिलिटी कभी किसी की कम हुई है क्या? जैसे जैसे मनी आपके पास आएगा आपकी यूटिलिटी मनी में और बढ़ती जाती है. हम ऐसा कहते हैं या कह सकते हैं कि यूटिलिटी फॉर मनी नेवर बिकम्स जीरो. मनी के लिए कभी किसी की यूटिलिटी कम हुई है क्या, या कभी किसी की यूटिलिटी जीरो हो सकती है क्या? जितना पैसा आता है आने दो. कभी मार्जिनल यूटिलिटी मनी के लिए कम हो ही नहीं सकती, डिमिनिश हो ही नहीं सकती. इसलिए एक्सेप्शनल केस है. बट कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि लॉ ऑफ मनी, जो मनी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे एप्लीकेबल होता है. मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि किसी के लिए मनी में यूटिलिटी डिमिनिश हो? थोड़ा बहुत हम कंपेयर कर सकते हैं. जैसे मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी टू पुअर पीपल is more as compared to rich people. ऐसा क्यों है? Because rich people already satisfied their most of the wants. देखो, money work as a medium of exchange. We can satisfy our so many wants with the use of money. लेकिन अमीरों के केस में उन्होंने अपनी बहुत सारी वांट पहले से डिस्पाइड कर रखी है. तो इट मे बी पॉसिबल एज कंपेयर टू पुअर पीपल. रिच पीपल लोगों में मार्जिनल यूटिलिटी मनी की थोड़ा कम रहती है, जीरो नहीं रहती, कम रहती है. तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी फॉर रिच पीपल बिकम्स डिमिनिशेस एज कंपेयर टू पुअर पीपल. अभी पुअर पीपल के केस में मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी नेवर बिकम्स जीरो, ऑलवेज इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि भाई उनको बहुत सारी अपनी वांट सेटिस्फाई करनी हो. गरीब है, जैसे जैसे उसके पास मनी आएगी वैसे वैसे अपनी बहुत सारी वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा. तो उसकी जो मनी में मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश नहीं होगी. पुअर पीपल की या पुअर कंज्यूमर की बात करें तो. लेकिन रिच कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कुछ हद तक डिमिनिश हो सकती है एज कंपेयर टू पुअर पीपल. इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है, कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कुछ हद तक मनी पर एप्लीकेबल होती है. बट ये फिर भी हमको क्या करना, देखो, इट इज सेड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो, इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस. जैसे जैसे मनी का स्टॉक बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी. मतलब मनी जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर एप्लीकेबल नहीं है. दैट्स व्हाई ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. जैसा हमने कहा अभी. However, according to some economists, फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to poor person than to a rich person. जैसा हमने अभी एक्सप्लेन किया. Next point, music and songs. भाई म्यूजिक लवर है, सॉन्ग लवर है, उसे जितना म्यूजिक मिलेगा सुनने को, जितना उसको सॉन्ग्स मिलेगा सुनने को, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसमें क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी.
हालांकि बार बार रिपीट करके एक ही सॉन्ग एक ही म्यूजिक सुनेगा तो वो क्या होगा, उसकी जो होमोजेनिटी कंडीशन है वो वायलेट होती है। फिर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। दिस इज बिकॉज इंडिविजुअल में गेट मोर एंड मोर यूटिलिटी फ्रॉम मोर एंड मोर म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। लेकिन वो म्यूजिक और सॉन्ग क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का होना चाहिए। एक ही सॉन्ग बार बार सुनने पर मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट, रीडिंग। वन may get more and more utility by reading more and more books। जितना ज्यादा बुक्स पढ़ेगा, जो बुक रीडर होते हैं उनको जितना ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ेंगे, एक ही बुक बार बार नहीं पढ़ेगा। अगर एक ही बुक बार बार पढ़ेगा तो उसकी यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी। अलग अलग बुक पढ़ने पे उसकी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती चली जाती है। एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट हियर लिसन दैट कि ये रियल एक्सेप्शन फिर भी नहीं है, ठीक है। सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टिल देन गुड बाय, धन्यवाद, ध्यान रखें अपना।